विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि मैं धन विधेयक और सामान्य विधेयक में अंतर बताऊंगा और दूसरा धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर बताऊंगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किसमें पूछता है, वो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर पूछता है। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूं आपको धन विधेयक और सामान्य विधेयक में अंतर, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर पहला अंतर हम देखें तो धन विधेयक कहां पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। अगर सामान्य विधेयक की बात करें तो सामान्य विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना ही तो लिखना होता है भाई, ठीक है। एक जगह लिखना राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है धन विधेयक में, साधारण विधेयक में या सामान्य विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को आत्यांतिक अधिकार प्रदान किया गया। आत्यांतिक मतलब एब्सोल्यूट, यानी सारी पावर्स जो हैं वो किसके पास हैं, लोकसभा के पास हैं। सामान्य विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। सामान्य विधेयक में क्या करना पड़ता है, लोकसभा को भी पास करना पड़ता है, राज्यसभा को भी अलग पास करना पड़ता है। धन विधेयक में ऐसा नहीं है। धन विधेयक में हमने क्या पढ़ा था कि लोकसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया, राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा इस पर क्या करती है, विचार करके लौटाने के लिए भेजा जाता है। 14 दिन के अंदर अगर नहीं लौटाती तो वो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है धन विधेयक, है ना। चौथी चीज लिखनी है आपने, इसे राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती। किसको, धन विधेयक को। धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती। सामान्य विधेयक में बोलूं तो सामान्य विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधित भी कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है। फिर धन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों से पारित होने की बात बोल रहे हैं, मतलब लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने अगर 14 दिन तक रोक दिया तो भी दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता, तो कहां भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, ठीक है। सामान्य विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव नहीं है, 108 नहीं बुलाई जा सकती। धन विधेयक के संबंध में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, 108 नहीं बुलाई जा सकती राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्य विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति 108 संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। फिर धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। 111 में परंतुक, 111 के परंतुक पहले लिखना पड़ेगा आप, 111 का परंतुक धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। उस समय के लिए रोक सकता है, साइन बाद में कर सकता है, टाइम ले सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है 111 के तहत। किसके तहत, 111 के तहत। फिर धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। धन विधेयक किसके द्वारा, सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं, जबकि सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। धन विधेयक सरकार समझ रहे हैं आप, सरकार समझ रहे हैं। जैसे इस समय मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनके जो मंत्री हैं वो ही क्या करेंगे, पेश करेंगे धन विधेयक को। अगला, धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि ये विधेयक धन विधेयक ही है, उसमें साइन भी करने पड़ते हैं। जबकि साधारण विधेयक को दूसरे सदन में भेजने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है, क्या है, साधारण विधेयक है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। कितने दिन तक, अगर 14 दिन तक उसने अपने पास रोक के रखा तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। क्या माना जाता है, साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है। कितना,
वो 6 महीने तक रोक सकती है, उसको गतिरोध माना जाता है। तब क्या कर सकता है राष्ट्रपति? 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। ठीक है। धन विधेयक 14 दिन के बाद राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। 14 दिन में अगर राज्यसभा ने नहीं भेजा वापस तो दोनों सदनों द्वारा क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। साधारण विधेयक दूसरे सदन द्वारा 6 महीने तक पारित न किए जाने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। लास्ट पॉइंट, इसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर धन विधेयक को लोकसभा ने अस्वीकृत कर दिया क्योंकि सरकार द्वारा पेश किया जा रहा है, इसका मतलब सरकार के लोग ही सरकार के साथ नहीं है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। जबकि साधारण विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो। अगर मंत्री ने पेश कर रखा है तो तब त्यागपत्र देना पड़ सकता है, अर्थात यदि विधेयक क्या हो? सरकारी हो। अगर गैर सरकारी होगा तो जरूरत नहीं होती। तो समझ में आ गया। ये था आपका धन विधेयक और सामान्य विधेयक में अंतर। इसमें मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में अंतर। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है आपका, ये भी लगभग 16 नंबर मान के चलो आप इसमें। और अगला जो क्वेश्चन है वो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर, यानी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। फिर दोबारा वही, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया कहां दे रखी है? 109 में दे रखी। पारित करने की प्रक्रिया, एक बार क्या हुआ, बच्चों ने याद किया धन विधेयक की परिभाषा 110 में, क्वेश्चन उन्होंने पूछा पारित करने की प्रक्रिया, वो भी 110 लिख के आ गया। भैया 109 में है प्रक्रिया, जिसमें ये लिखा हुआ कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं। तो पारित करने की प्रक्रिया 109 में दी गई है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया 117 में दी गई है। धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं। 110 के अंदर जो क्लॉज लिखे हुए हैं 1 2 3 ए बी क ख ग घ एफ तक जो लिखे हुए हैं सिर्फ वही आते हैं। जबकि वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषयों तथा कुछ अन्य विषयों, मतलब 110 में निर्दिष्ट विषय भी हो सकते हैं प्लस कुछ अन्य विषय भी होंगे, तो वो धन विधेयक क्या बन जाएगा? वित्त विधेयक बन जाएगा। अगर सिर्फ 110 में संबंधित क्लॉज है तो वो धन विधेयक है। 110 के साथ साथ कुछ और भी क्लॉज है तो वो वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक। धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है, अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक के बारे में पढ़े तो वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, क्योंकि धन 110 की जो डेफिनेशन है उसके साथ साथ कुछ अन्य क्या होते हैं उसमें विषय भी होते हैं। अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। क्या होता है? प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। अगला, धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। आर्टिकल 117(3) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य वित्त विधेयकों को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। 117(3) वाले को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पहले, लेकिन उसके अलावा 117 में जो भी पॉइंट है वो खाली क्या होंगे? राज्यसभा में पेश, मतलब लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं। इतना समझ में आ गया? पहले लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। अगला, धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या रहित लौटा दिया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या रहित लौटा दिया जाता है। वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। दोनों सदनों द्वारा अलग अलग क्या पारित किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है। 117(3) के अंतर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश, देख लो यूपीएससी यहीं से फंसाने वाली है आपको। 117(3), 117(1) को ढंग से पढ़ लेना, जो मैंने अभी बताया उसको बार बार सुनना, बार बार अपनी किताब में पढ़ना, उसके नोट्स बनाना और दिमाग में बैठा देना कि किसमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है, किसमें नहीं होती है ना। 117(3) के अंतर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अन्य वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, किसी भी सदन में। अगला, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक यानी 108 का प्रावधान नहीं है गतिरोध उत्पन्न होने पर।
108 का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक के संबंध में 108 बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। रोक सकता है कुछ समय के लिए, पर पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, उस पर अनुमति देनी पड़ती है उसको। ठीक है, आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि उसी की अनुमति से पेश किया गया था वो लोकसभा में। ठीक है, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्त विधेयक को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये आपके जो है ना मेंस के हिसाब से 16-16 नंबर के मैंने पहले, एक तो ये वाला कौन सा धन विधेयक और सामान्य विधेयक, एक मैंने बता दिया आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक। इसको ऐसे ही याद कीजिए, इतना अगर आप लिख देते हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले। समझ में आया? लेकिन लंबे समय तक याद करके रखना पड़ता है। अभी तो हो जाएगा, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। एक रिवीजन लास्ट में होता है, कब? जब आपका मेंस हो रहा होता है, और वही लोग निकाल पाते हैं मेंस। 2-3 चीजें बता दूं। एक, जिनकी स्पीड तेज होती है, किस चीज की? लिखने की। पहले पढ़ने की, यानी आपने पढ़ तो बहुत सारा लिया, उसको समेटोगे कैसे? तो 1-2 महीने, मतलब लास्ट का जो 1 महीना 2 महीना होता है, उसमें पूरा रैपिड रिविजन। और रैपिड रिविजन ऐसा नहीं कि तब घोटा लगा रहे आप, तब याद नहीं करना है, मतलब एक बार में आपकी समझ में आ जा रहा है और पिक्चर बन जा रही है। एक तो जो रैपिड रिविजन करना जानते हैं 1-2 महीने में, दूसरा जिनकी स्पीड अच्छी होती है। क्या होती है? क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एक भी, अगल बगल होकर क्या करना है आपने, उसको समझकर उसके आसपास, अगर माना नहीं आ रहा है तो भी उसके आसपास करके क्या करना है आपने। आधा नंबर इज बेटर देन 0 नंबर। कितना हो सकता है 2-2 नंबर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन ना आ रहे हो, लेकिन आपने क्या कर दिया कि थोड़ा थोड़ा उसके बारे में क्या कर दिया, लिख दिया, और देने वाले ने भी क्या कर दिया आपको आधा आधा नंबर, और ऐसे लगभग आपने 20 क्वेश्चन क्या कर दिए, 20 क्वेश्चन क्या कर दिए आपने अटेम्प्ट किए, और जिसमें आपका आधा आधा नंबर क्या हुआ, मिला, आपके लिखने पर दिए एग्जामिनर ने। ठीक है, उसमें पूरे पॉइंट्स नहीं थे, 2 नंबर नहीं मिले, पर आधा आधा नंबर, तो आपके 10 नंबर बन गए। वो 10 नंबर आपको एसडीएम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और वही 10 नंबर अगर आप 0-0-0 होते, वही आपको मेरिट में, क्योंकि 10 नंबर पर मेरिट बहुत नीचे चली जाती है, हो सकता है कि आप अलाइड में हो, अलाइड सर्विसेज। समझ में आया? तो ऊपर टॉप की जो सीटें हैं उसे प्राप्त करने का एक ही फॉर्मूला होता है कि पेपर नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, ब्लू हेलमेट आर्मी के बारे में अगर पूछा है, हो सकता है आपने कभी ना सुना हो, कोशिश करें भाई। ब्लू हेलमेट करके मेंस में आया था क्वेश्चन, बहुत कम बच्चों ने सुना हुआ था। यूएनओ की जो वो होती है, सेना होती है, उसको बोलते हैं, ब्लू हेलमेट पहनते हैं ना वो। अब आपको नहीं आ रहा है तो भाई कुछ ना कुछ सुरक्षा के लिए ही तो होगा, तो सुरक्षा के मद्देनजर होते हुए कुछ लिख दो उसमें, आधा नंबर मिल जाएगा 0 की बजाय। ठीक है ना? चलो, इसमें इतना ही करें। फिर मैं आगे इसके बाद जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं कौन सा, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि क्या कि लोग, हाँ जी, कितना हो रहा है? 13 मिनट हो रहे, ठीक है। अगला मैं बता रहा हूं संविधान संशोधन विधेयक। इसके बारे में, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। तो देखो, पहले हमने सामान्य विधेयक के संबंध में पढ़ा, फिर हमने धन विधेयक के संबंध में पढ़ा, इसके बारे में धन विधेयक के संबंध में पढ़ा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, हाँ जी, अब वित्त विधेयक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वैसे तो इसका अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, हल्का फुल्का बता देता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक संबंधी जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो संविधान के भाग 20 में है, आर्टिकल 368 में है। कहां पर है? बोलेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां पर है? आंसर भाग 20 में है। संविधान के टोटल कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट है, उसमें से पार्ट 20 में, और एक ही आर्टिकल इसके लिए, आर्टिकल 368 क्या है, और इसमें दे रखी थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और एक बार कुछ केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और संसद ये दिखा रही थी कि हमें संविधान में संशोधन करने की इतनी शक्तियां हैं। तो सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपके आर्टिकल 368 में प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। और एकदम से संसद चेती। फिर संसद ने कहा यार वास्तव में इसमें तो खाली प्रक्रिया है, शक्ति तो है ही नहीं।
तो संसद को क्योंकि संविधान में संशोधन करने का क्या है, अधिकार है, तो वो भाग 20 में भी कर सकती थी। उसने क्या किया कि कुछ शक्तियां डाल दी उसमें, क्या कर दिया, शक्तियां भी डाल दी कि भाई कितनी शक्ति है तो कोई कुछ ना कहे, इसलिए उन्होंने असीमित शक्ति डाल दी। क्या डाल दी कि संविधान में संशोधन करने की जी असीमित शक्ति है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर चैलेंज हुआ, असीमित शक्ति से तो कुछ भी कर लेंगे, आपका मूल अधिकार भी क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा असीमित नहीं है भाई, संविधान के मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए, सीमित शक्ति, क्या सीमित शक्ति है आपको, ठीक है। आर्टिकल 368। कभी कभी ये भी पूछता संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली, तो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जब वहां पे गोरी सरकार थी, यानी गोरों का राज था, वहां से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। कहां से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। कहां से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान में अगर संशोधन करना है तो ऐसा बिल कहां जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो या लोकसभा में इंट्रोड्यूस, कहीं भी किसी भी सदन में। आंसर होता है किसी भी सदन में। आंसर क्या होता है, किसी भी सदन में। विधेयक दोनों सदनों द्वारा साधारण तथा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। क्या, 3 तरह से होता है ना पास कोई भी, तो या तो साधारण से या विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। आर्टिकल 368(2) में उल्लिखित विषयों के संबंध में संशोधन दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा किया जाता है। जब हम बहुत पहले ये पढ़ रहे थे कि संविधान नम्य है या अनम्य है, तो जब संसद क्या कर रही थी, 50% + 1, यानी साधारण बहुमत बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, जब संविधान में साधारण बहुमत से कोई संशोधन हो रहा था तो हम बोल रहे थे संविधान हमारा बड़ा नरम है भाई, नम्य है। क्या है, नम्य है। और जब ये 368(2) पर आए हम, या उससे पहले जब हमने बोलना विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 मेजोरिटी। कितना, 2/3 मेजोरिटी। और जब हमने ये बोला 368(2) कि 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन का मतलब है कि जितने भी आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल उसको ओके करेंगे। क्या करेंगे, तब हमने बोला भाई कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा कठोर है हमारा, मतलब इसमें संशोधन करना बड़ा कठिन हो रहा है। तो नम्यता और अनम्यता के बीच में बोल सकते हैं, बट क्या है, 368(2) ये कहता है कि जो उल्लिखित विषय हैं 368(2) में, उसके संबंध में संशोधन दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा किया जाता है। अनुसमर्थन भी बोलते हैं, अनुमोदन भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, याद आ गया, 5वीं बार बता रहा हूं मैं, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा बाध्य कर दिया गया है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर क्या नहीं कर सकता राष्ट्रपति, 108 नहीं बुला सकता। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा 2/3 मेजोरिटी से क्या होना चाहिए, पास होना जरूरी है, अलग अलग पास होना जरूरी है, ये बता दिया। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि आप संविधान संशोधन विधेयक पर साइन करेंगे ही करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो इसका मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाना है आगे चलकर, संविधान संशोधन, इसमें मैं इतना ही बता रहा हूं। उसके बाद जितने भी संशोधन होंगे ना, पहला, 7वां, 31वां, है ना, और क्या 61वां, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो याद करने हैं। उसके बाद 42वां, 44वां, वो पूरा कॉपी पेस्ट याद करना है पूरा। 42वें में क्या क्या हुआ, 44वें में क्या क्या हुआ। 42वें को लघु संविधान कहा जाता है। 44वें में फिर सुधार किए गए। 42वें में जो गलती हुई थी 44वें में क्या की गई, सुधारी गई। फिर बहुत सारे हैं, फिर 101, फिर लास्ट वाले तो सारे याद करने हैं। कहां से, अब मान के चलो कि आप 92 नहीं 100 से शुरू कर दो, या 99 शुरू, 99, 100, 1, 2, 3 और जहां तक अभी हुए हैं वो सारे याद करने पड़ते हैं। उसको हम करंट में मानते हैं, किसमें मानते हैं। लेकिन मैंने कहा पुराने वाले जो ट्रेडिशनल हैं वो भी आते हैं क्वेश्चन। जैसे एक बार पूछा उन्होंने कि लोकसभा की सीटों से संबंधित संविधान संशोधन कौन से हैं, है ना, तो 7वां है और 31वां है।
कौन सा है? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया एक प्रश्न बहुत पहले, ठीक है। तो वो भी नंबर याद करने पड़ते हैं आपको। तो क्या कीजिए, अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। रोज क्या कीजिए, 10 संविधान संशोधन पढ़ने शुरू कर दीजिए। पहुंच ही जाएंगे आप 10-15 दिन में, जितने आज हुए हैं 10-10 कोशिश करो करने की कवर, कि आज 10 करने हैं जी, क्या क्या हुआ था संविधान में, ऐसा क्या संशोधन हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद अगला टॉपिक मैं अगले पॉइंट में अगले लेक्चर में बताऊंगा, बिल्कुल अलग टॉपिक।